अब चलिए हम ऑगस्टस के बारे में थोड़ा और जानें और उसके तहत रोमन साम्राज्य का पूर्ववर्ती काल और उसके बाद ही उसके रोमन सम्राट, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करें। रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल। पूर्ववर्ती काल यानी क्या? पहले का काल, जिसमें ऑगस्टस 27 से 14 ईस्वी तक, 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी तक ऑगस्टस पहला सम्राट, जिसने 27 ईस्वी पूर्व में ये स्थापित किया था और अपने को वो प्रिंसिपेट कहलाता था। उसे प्रिंसिपेट, PRINCIPET, प्रिंसिपेट उसे कहते थे। पहला सम्राट 27 ईस्वी पूर्व से 14। यद्यपि जैसा मैंने बताया कि ऑगस्टस का एक छत्र साम्राज्य था, ऑटोक्रेट जैसा था, एक तानाशाह जैसा था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, फिर भी ये तय था कि उस काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें प्रिंसिपेट एक तरीके से प्रथम नागरिक ही था, प्रमुख नागरिक था। राजा के रूप में उसे नहीं देखा जाता था। मैं पुनः दोहराता हूँ कि वह उसका एक छत्र साम्राज्य था, लेकिन राजा के रूप में ना देख करके व्यवस्था ऐसी थी, राजनीतिक व्यवस्था, कि उसे प्रमुख नागरिक के रूप में देखा जाता था। प्रिंसिपेट, लैटिन भाषा में प्रिंसिपेट का अर्थ होता है प्रमुख नागरिक, तो अपने को उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। इसमें निरंकुश शासन नहीं होता और ऐसा था भी नहीं। ऑगस्टस ने ऐसा क्यों किया कि अपने को उसने एक प्रमुख नागरिक का दर्जा दिया, यद्यपि वह स्वयं शासन करता था और एक छत्र साम्राज्य था? इसलिए क्योंकि वह सेनेट की इज्जत करता था, वह सेनेट का सम्मान करता था। सेनेट के लोगों को सम्मान देने के लिए, उचित सम्मान देने के लिए उसने ये तरीका अख्तियार किया था। सेनेट, जैसा मैंने बताया कि वो एक तरीके का रोम में एक रिपब्लिक की भावना थी और सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा, लेकिन गणतंत्र, रिपब्लिक, ऐसी भावना उसने प्रचारित की, बढ़ाई। ये सेनेट जो था, इसका अस्तित्व कई शताब्दियों से था, बहुत पुरानी संस्था थी और आपको याद होगा कि इसमें कुल प्रमुख लोग रहते थे, विभिन्न कुलों के प्रमुख, विभिन्न समुदाय के प्रमुख, मुखिया और विभिन्न वर्गों के मुखिया और प्रभावशील लोग। तो इनको खुश रखने के लिए संभवतः ऑगस्टस ने ऐसा किया होगा और उसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी धनी परिवार के लोगों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन बाद में तो इतावली मूल के ज़मींदारों को भी इसमें शामिल किया गया। पहले तो केवल विभिन्न कुलों के मुखिया थे, लेकिन समय के साथ साथ ज़मींदारों को, और वो भी कौन, इतावली मूल के ज़मींदारों को इसमें शामिल कर लिया गया। सम्राटों की इसी समझ, इसी अंडरस्टैंडिंग, परख के कारण क्या होता था कि ये लोग सेनेट के प्रति इनका जो व्यवहार था इस पर बड़ा संतुलित रहते थे, इस पर बड़ा सोच के व्यवहार करते थे, क्योंकि इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, धनाढ्य वर्ग के लोग थे। तो उनके साथ राजा जो है वो अलग तरीके से पेश आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि बुरे सम्राट इनके साथ बड़ी कड़वाहट से पेश आते थे और सेनेट जो है वो उन्हें बुरा सम्राट कहता था। ये बुरे सम्राट इनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी करते थे, इन्हें शंका की नज़रिए से देखते थे, इन्हें अलग एक पावर सेंटर मानते थे, शक्ति का केंद्र मानते हुए डरते थे और इसलिए बड़ा कड़वा व्यवहार करते थे, क्रूरता भी करते थे, हिंसा भी करते थे। पर ये कौन लोग होते थे? बुरे सम्राट।
तो सेनेट की नज़र में सम्राटों की विभिन्न श्रेणियां थीं, जिसमें से बुरे सम्राट लोग उनको कहते थे जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो सेनेटर थे, सेनेटर यानी सेनेट के सदस्य, ये जो सेनेटर थे ये बार बार इन बुरे दुष्ट सम्राटों से परेशान होकर चाहते थे कि गणतंत्र वापस आए, रिपब्लिक वापस आए। आपको याद होगा सभा एक तरीके से निष्क्रिय हो चुकी थी और राजा और सेनेट दो ही थे, और राजा ने सेनेट को अपनी ओर तो मिला लिया था, लेकिन सैनिक सत्ता के बीच में जब झगड़ा हुआ तो एक तरीके से जो नए राजा ऑगस्टस आए उन्होंने सेनेट के साथ एक बड़ा संतुलित व्यवहार किया। लेकिन फिर भी कई राजा ऐसे निकले जो बुरे सम्राट माने जाते थे अपने व्यवहार के कारण, और ऐसे व्यवहार जब भी होते थे कुछ सेनेटर अपने उन दिनों की याद करते थे जब रिपब्लिक हुआ करता था, जब गणतंत्र हुआ करता था, और गणतंत्र में सेनेट, राजा और सभा ये तीनों का अस्तित्व था और तीनों के ही का एक तरीके से अपना रुतबा था। सम्राट और सेनेट के बाद इस काल में सेना एक तीसरी बड़ी प्रमुख संस्था हुआ करती थी। आखिर क्यों नहीं हो? क्योंकि सेना ने ही इतने बड़े साम्राज्य को बनाने में एक अहम योगदान किया था। सेना की महत्ता बारंबार लोग समझते थे और सेना भी अपनी अहमियत को लोगों को बार बार समझाती थी। तो इसलिए तीसरा अंग यदि हम माने, सभा जो पहले थी अब सभा हट गई और उसके बदले सेना ने एक बहुत अहम रुतबा अख्तियार किया। ये जो सेना थी ये कोई ऐसी सेना नहीं थी कि जैसा हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि जहाँ ज़मींदारों के पास जो किसान होते थे, लड़ाई के समय राजा ज़मींदारों के माध्यम से इन किसानों को सैनिक के रूप में लेता था। यहाँ ऐसा नहीं था। ये प्रोफेशनल सेना थी, व्यावहारिक सेना, व्यावसायिक सेना थी। इन्हें सैनिक के रूप में तनख्वाह मिलती थी, सैनिक के रूप में वेतन मिलता था, और साथ ही लगभग न्यूनतम 25 वर्ष की इनको सेवा करनी पड़ती थी। जो लोग 25 वर्ष तक सेना में हैं, 15, 20, 25 वर्ष, सोचिए उनकी निष्ठा, सम्राट के उनकी निष्ठा सेनापति के प्रति कितनी होगी और वे कितने सैन्य कौशल में पारंगत होंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सेना बहुत अच्छी थी, बहुत अनुभवी थी, बहुत लंबे समय तक उन्होंने सैनिक के रूप में कार्य किया था, और इसलिए सेना एक संगठित संस्था भी थी। संगठित संस्था से अर्थ उसका जो कार्यक्षेत्र था वो परिभाषित था, संगठन जो था मजबूत था, बॉन्डिंग जो थी बड़ी क्लोज थी। और एक समय ऐसा आया कि चौथी सदी आते आते इसमें 6 लाख सैनिक थे। चौथी सदी यानी 300 एडी के बाद से हम बात करें, 400 एडी, 500 एडी आते आते इसमें 6 लाख इनके सैनिक हो गए, और सभी के लिए 25 वर्ष की कार्य सेवा, सैनिक कार्य सेवा अनिवार्य थी। जब इतने सक्षम थे सैनिक, इतनी लंबी सेवा थी उनके पास सैन्य कौशल की, निश्चित रूप से ये लोग बहुत ताकतवर थे और ताकत का एक केंद्र थे, संगठित थे। तो निश्चित रूप से ये लोग सम्राटों के, राजाओं के भाग्य का निपटारा भी करते थे, उनके भाग्य का निर्धारण भी करते थे। इतनी शक्ति इनमें होती थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गणतंत्र के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे सैनिक सत्ता में वार्धक्य होता है, कैसे रिपब्लिक का ह्रास होता है, गणतंत्र समाप्त होता है और सैनिक सत्ता अपना प्रभाव बढ़ाते जाती है। ये इतने प्रभावशील थे कि कई बार तो इन्हें वेतन के लिए, वेतन में वृद्धि के लिए, अपनी सेवा शर्तों को बेहतर करने के लिए भी ये हिचकते नहीं थे, और उसके लिए बेहतर करने के लिए, विद्रोह करने के लिए हिचकते नहीं थे। यानी बड़े बोल्ड हो गए थे, लगातार आंदोलन भी करते थे और उसके साथ ही विद्रोह भी कर बैठते थे। कई बार ऐसे विद्रोह के उदाहरण आए हैं इस काल में जब सेना ने बेहतर
सेवा के लिए, बेहतर सर्विस के लिए अपने तरीके से विद्रोह प्रकट किया। सेनेट और सेना और राजा के लिए सेनेट और सेना दोनों महत्वपूर्ण थी। राजा के लिए जो प्रभावशील लोग थे उन पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण था जितना राजा के लिए सेना पर नियंत्रण। पर सेना और सेनेट के बीच के संबंध मधुर तो कभी हो नहीं सकते थे। सेनेट जो है वह सेना से नफरत करती थी, क्योंकि सेना अपना प्रभाव क्षेत्र सतत रूप से बढ़ा रही थी। सेना अपनी मांगों के प्रति मुखर थी और सेनेट उसके विपरीत धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा था। सेना के सामने धीरे धीरे एक तरीके से असहाय हो चला था, पंगु हो चला था, और इसलिए ये सेनेट जो है वह सेना से डरने भी लगी थी। डरने का कारण स्वाभाविक था कि सेना के पास वो ताकत थी, वो जज्बा था और वो कौशल भी था कि जब चाहे वो हिंसा कर सकती थी। इस अप्रत्याशित हिंसा से सेनेट के लोगों का हमेशा डर रहता था और कई बार सेना ने अप्रत्याशित ढंग से विद्रोह किया और सेनेट की चिंता बढ़ाई। खासकर तीसरी सदी में ये तनावपूर्ण स्थिति काफ़ी बढ़ गई और उसके बाद ही इन परिस्थितियों में सरकार को अपने बढ़ते हुए खर्चों को, सेना पर बढ़ते हुए खर्चों को की व्यवस्था करने के लिए उसे कर भी लगाने पड़े। और सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब सेनेट ही उसका एक अंग था। सेनेट के लोग ही शासन व्यवस्था में शामिल थे। तो ये जो तीसरी सदी के आसपास हम देखते हैं कि सेना का प्रभाव चरमोत्कर्ष पर था, काफ़ी बढ़ गया था और येन केन प्रकारेण सेनेट सेना की मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हो चली थी। अब कुल मिला के हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजा या सम्राट और अभिजात वर्ग यानी प्रभावशील वर्ग और सेना, ये तीन जो हैं, राजा, अभिजात वर्ग और सेना, ये उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के तीन मुख्य खिलाड़ी, तीन मुख्य स्तंभ। और जो सम्राट थे, सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना प्रभाव रखा है, सेना पर उसका कितना दबदबा है, सेना उसके कितने नियंत्रण में है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस काल के इतिहास में सेना का बढ़ता प्रभाव तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का एक किस्सा बन चुका था। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी, सेनापति जब 1 से 2, 3, 4 हो जाते थे और एक दूसरे का विरोध करते थे, तो यह एक तरीके से गृह युद्ध का रूप ले लेता था। आपको याद होगा, मैंने बताया पूर्व में, ऑगस्टस सीजर और पॉम्पी, ये 2 सेनापति थे। इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई सत्ता के संघर्ष के लिए, सत्ता को पाने के लिए। तो बाद में भी ये होते रहा, लेकिन ऑगस्टस एक बार सत्ता में आने के बाद उसने तो रोम को शांति दी और इसीलिए उस काल को पैक्स रोमना कहते हैं। लेकिन यहाँ बाद में एक तरीके से ये रूटीन चीज़ बन गई कि सेनाओं के बीच में जब तब लड़ाई हो जाती थी जो गृह युद्ध का रूप ले लेती थी। गृह युद्ध का तात्पर्य है देश के अंदर ही 2 सैनिक गुटों के बीच में लड़ाई हो जाना, और ये निर्भर करता था कि राजा कितना नियंत्रण कर सकता है। ऐसे में सन 69 ईस्वी में, 69 ईस्वी में या उस काल के आसपास को छोड़ दें तो 4 सम्राट गद्दी में आए एक के बाद एक, और पहली 2 सदियों में तो गृह युद्ध नहीं हुआ और साम्राज्य में शांति बनी रही। अर्थात सेना किसी काल में साम्राज्य विस्तार में बहुत व्यक्त थी, बहुत प्रभावशाली थी। बाद में
यही सेना एक तरीके से गृह युद्ध में लिप्त हो गए। अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए सैनिक गुटों में टकराव होने लगा, सेनापतियों में टकराव होने लगा और ये एक सतत प्रक्रिया बन गए। एक ही वर्ष ऐसा था जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 राजा गद्दी पे बैठे और पहली 2 सदी की यदि बात करें, यानी 1 AD से लेके लगभग 200 AD तक की, तो उस समय गृह युद्ध नहीं रहा, शांति रही, सुख रहा। ये तो हुई सेना बनाम सेनेट बनाम राजा बनाम रिपब्लिक की चर्चा और उसका जिक्र। थोड़ा हम जान लें कि उत्तराधिकारी को लेकर या उत्तराधिकार, राज सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर क्या मायने थे उस समय, क्या नियम थे, उत्तराधिकारी संबंधी क्या नियम थे। जैसा कि अन्य जगह होता था, सामान्यतः यहाँ भी यही प्रथा थी कि राजा के वंश के लोग सिंहासन पर आते थे, यथासंभव वंश क्रम को जारी रखा जाता था और पिता का राज्य पुत्र को दिया जाता था, भले वो पुत्र उनका नैसर्गिक हो या एडॉप्टेड हो, गोद लिया गया हो, ग्रहण किया गया हो, दत्तक हो। पर यदि राजा का पुत्र है तो सत्ता का वह उत्तराधिकारी है। इस मामले में किसी तरह का विरोध नहीं था और सेनेट को भी और सेना को भी ये स्वीकार्य था। उदाहरण के लिए जो टिबेरियस, जो 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक जो शासन किया जिसने, टिबेरियस रोमन सम्राटों की लंबी कतार में ऐसा दूसरा राजा था जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस के दत्तक पुत्र होने के बाद सत्ता ली। मैं पुनः दोहरा दूं, ये मात्र ऐसा दूसरा राजा रोमन सम्राटों की श्रेणी में जो दत्तक पुत्र था, यानी एडॉप्टेड चाइल्ड, नैसर्गिक पुत्र नहीं। और दत्तक पुत्र होने के बावजूद भी उसने बड़े लंबे काल तक सत्ता संभाली। 14 से 37 ईस्वी टिबेरियस। और ये था कौन? आपको मैंने बताया प्रिंसिपेट की स्थापना जिसने की ऑगस्टस या ऑक्टेवियन, उसका वह दत्तक पुत्र था। लेकिन जब ऑक्टेवियन गया, उसके बाद जब सत्ता इसको दी गई तो किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, सहज परिवर्तन हुआ। और ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ये सहज हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने इसको गोद ले लिया था, दत्तक पुत्र बना लिया था। तो ये अन्य जगहों की तरह यहाँ पर भी वंशावली को बढ़ाने के प्रथा थी, जहाँ तक कि सम्राट या राजा की बात है।